हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में हम पढ़ाएंगे आज आपको विराम चिन्ह। कल पढ़ाए थे भाषा, आज पढ़ाएंगे विराम चिन्ह। ठीक है, शुरू करते हैं। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ है रुकना या ठहरना होता है, जिस तरीके से दैनिक जीवन में हम कार्य करते हैं जिस तरीके से दैनिक जीवन में हम कार्य करते हैं और करते करते थक जाते हैं, जाने के पश्चात विश्राम करते हैं। ठीक उसी तरीके से भाषा को बोलते समय बीच बीच में रुकना पड़ता है। उसी तरीके से भाषा को बोलते बोलते बीच में रुकना पड़ता है, जिससे भाषा और भी भावपूर्ण हो जाती है। लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। लिखने के लिए जो प्रयोग किया जाता है जिस चिन्ह का, उसको क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। जैसे हम क्या कर रहे हैं तो इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा, ये क्यों हो गया तो इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा, और ये रुकने वाली लाइन लिखते हैं, जैसे रुक गया तो उसमें कौन सा चिन्ह लगा, और पुनरावृत्ति कैसे लिखता है, इसमें चिन्ह का सब प्रतीक बताया गया है। ठीक, तो देखते हैं फिर आगे। विराम चिन्हों के प्रयोग से ही भाषा से वाक्य का सही भाव स्पष्ट हो जाता है या हो पाता है। वाक्य के प्रयोग से ही भाषा में वाच्य का सही भाव स्पष्ट हो पाता है। इसे रोको मत जाने दो, रुको मत जाने दो। जैसे इसमें देखिए, यहाँ लगा है चिन्ह, फिर रुको, यहाँ लगा है रुको मत जाने दो, तो यहाँ विराम चिन्ह लगा हुआ है। तो इसी तरीके से सारे शब्द में चिन्ह लगते हैं, तो इसका चिन्ह का प्रतीक पढ़ते हैं आगे। देखते हैं विराम चिन्ह। ये विराम चिन्ह है, ये इसको क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। कुछ लिखते हैं ना, जैसे रुको मत जाने दो, तो इसमें ये देखो ऐसे लगा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे? विराम चिन्ह। अर्धविराम चिन्ह क्या कहेंगे? अर्धविराम चिन्ह ये है अर्धविराम चिन्ह। उपविराम चिन्ह ये, ठीक, उपविराम चिन्ह। और विवरण चिन्ह ये, जैसे कुछ लिखते हैं तो खत्म हो जाता है, तो इसके बाद हम ऐसे कर देते हैं ना, ऐसे, तो इसको क्या कहते हैं? विवरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कामा, सिंगल इन्वर्टेड कामा, फिर डबल इन्वर्टेड कामा, ऐसे। ठीक, फिर इसके बाद में पुनरुक्ति सूचक ऐसे लिखते हैं। कोई बड़ी लाइन होती तो ऐसे इसके अंदर लिखा रहता है, दोनों तरफ पुनरुक्ति चिन्ह लगा देते हैं। लाघव चिन्ह, ये चिन्ह है लाघव। फिर काग पाद विसरण हंस पद, जैसे कोई वर्ड लिखते हैं और फिर छूट जाता हो तो ऐसे करके फिर नीचे लिख देते हैं, उसको क्या कहते हैं? हंस पद, विस्मरण और टंक पाद भी कहते हैं। इसके 3 नाम हैं। विकल्प सूचक, जिसे कैसे लिखते हैं? टीजीटी, पीजीटी या आरओ ए आरओ करते लिखते हैं, तो बीच में ऐसे लिख देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? विकल्प सूचक। ठीक, रिक्त लोप वर्जन, जैसे खाली स्थान वाला होता है तो ऐसे कर देते हैं, ये स्थान भरो, ऐसे होता है ना, इसको क्या कहते हैं? रिक्त लोप वर्जन। साकेत, हैज़, फिर डॉलर, इसके बाद में @ फिर स्टार, इसको साकेत कहते हैं। योजक चिन्ह ऐसे होता है। निर्देशक चिन्ह इससे बड़ा होता है। और रेखांकित रेखा, अधोरेखा या रेखांकन, जैसे कोई शब्द अंडरलाइन करना है, कोई इम्पोर्टेंट, तो ऐसे कर देते हैं इम्पोर्टेंट लगा के। प्रश्न सूचक, कोई प्रश्न बोलते हैं, ये क्या हो गया, क्यों, कैसे हुआ, तो ऐसे बोलते हैं, तो उसको इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगता। विस्मयादि बोधक, कोई वर्ड लिखते हैं, कोई लाइन लिखते हैं, जैसे तुम क्या कर रही हो, तो इसमें क्या लगेगा? विस्मयादि बोधक। ठीक, समाप्ति सूचक, इति सूचक, जब कोई लाइन लिखते हैं समाप्त हो जाता है तो हम ऐसे कर देते हैं, उसको समाप्ति सूचक कहते हैं। कोष्टक, कोई भी इम्पोर्टेंट लाइन है तो हम उसका कोष्टक बना के लिख देते हैं, उसको कोष्टक कहते हैं। फिर समता सूचक, बराबर कर देते हैं, उसके आगे लिखना शुरू कर देते हैं। अब चिन्ह के विस्तार रूप से बताया गया।
जो 20 चिन्ह पढ़े हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। पूर्णविराम का मतलब क्या होता है और अर्धविराम का मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर देखते हैं पूर्णविराम। पूर्णविराम 1, जहाँ शब्द मनुष्य के विचार के तार टूट जाते हैं, वाक्यों की गति थम सी जाती है, जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम कहते हैं। जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के विराम के भेद कितने होते हैं, 8 होते हैं। अर्थ के आधार पर विराम चिन्ह कितने होते हैं, 8। विधान सूचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नात्मक वाक्य, विस्मयादि सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, फिर संदेह सूचक वाक्य, साकेत सूचक वाक्य। ये सब वाक्य हैं। कितने प्रकार के अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। ये 8 प्रकार के वाक्य थे। फिर आगे देखते हैं, इस 8 प्रकार के वाक्यों में प्रश्न सूचक वाक्य, विस्मयादि सूचक वाक्यों को छोड़कर शेष सभी वाक्यों के अंत में क्या पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम जाता है, उठो जब यहाँ से निकल लो, क्या उठ राम जाता है, तो इसमें क्या है, पूर्ण विराम है, ठीक। राम जाता है, उठो अब यहाँ से निकल लो, इसमें क्या है, विराम चिन्ह है। ये देखिए विराम चिन्ह लगा है। फिर विशेष देखते हैं, छंदों में प्रायः विषय विभक्तियों में 1 जबकि सम विभक्तियों में 2 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। छंद विषयों में 1 विभक्तियों में जबकि सम विभक्तियों में 2 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो इसमें 1 है, और जब दूसरी लाइन लिखी जाएगी तो उसमें 2 होगा विराम चिन्ह, ठीक। फिर देखिए आगे लिखा गया, इसका उदाहरण है, जब मैं था तब हरी नहीं, इसमें 1 पूर्णविराम है। अब हरी है तो मैं नहीं, इसमें 2 पूर्णविराम है, ठीक। सब अंधियार मिट गए जब दीपक देखा माही, सब अंधियारा मतलब मिट गया जब देखा दीपक माही, इसमें 1 पूर्णविराम है, दूसरी लाइन में 2 पूर्णविराम है। फिर SP सर के द्वारा एक टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल सकती है। फिर देखते हैं अर्धविराम चिन्ह। अर्धविराम चिन्ह क्या होता है, जब वाक्य में पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर रुकना हो और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर रुकना हो, तब अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं, जैसे फलों में आम को श्रेष्ठ फल माना गया है। श्री राम में सेब भी विशेष रूप से पाया जाता है। क्या, फलों में आम श्रेष्ठ है, ठीक है, और फल माना गया है आम। फलों में सबसे श्रेष्ठ आम है, वो तो है ही, उसके बाद फल का सबसे श्रेष्ठ माना गया। जैसे श्रीनगर में सेब की विशेष रूप से पाया जाता है। श्रीनगर में मतलब सबसे ज़्यादा सेब प्रसिद्ध है, वहाँ सेब पाया जाता है। फिर देखिए, प्रायः हम लेखन और परिभाषिक शब्दावलियों के परिभाषा में पूर्ण होने के बाद उदाहरण से पहले अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या, जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, बंदर, बुढ़ापा, भैंस आदि होता है। फिर अल्पविराम, जहाँ अर्धविराम की अपेक्षा देर रुकना होता है। अल्पविराम, जहाँ अर्धविराम की अपेक्षा का देर रुकना हो, वहाँ अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, प्रायः अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग नियम परिस्थितियों में किया जाता है। प्रायः अल्पविराम, जहाँ अर्धविराम की अपेक्षा का प्रयोग होता है, वहाँ इसका अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रायः अल्पविराम का प्रयोग नियम
परिस्थितियों में किया जाता है। कब किया जाता है? नियम परिस्थितियों में किया जाता है। एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। क्या? एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे देखते हैं, लेकिन अंतिम शब्द से पहले और प्रयोग होता है। क्या? लेकिन अंतिम शब्द से पहले और का प्रयोग होता है। जैसे त्योहार के नाम होली, दीपावली, दशहरा और ईद, उसमें क्या अल्प विराम चिन्ह लगा हुआ है, उससे एक तरीके से मिलते जुलते होते हैं। तो उसमें हम अल्प त्योहार में, त्यौहार हो या किसी चीज़ में, किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं तो उसमें हम कामा लगा सकते हैं। जैसे पर्यायवाची एक चीज़ की लिखते हैं तो उसकी कई होती हैं, तो उसमें हम जैसे कॉमा लगा सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं स्थानों के नाम। स्थानों के नाम क्या हैं? स्थानों के नाम प्रयागराज, जबलपुर, मिर्ज़ापुर, बलिया, कानपुर और गोरखपुर। तो इसमें अल्प विराम चिन्ह लगा हुआ है। क्या लगा? अल्प विराम चिन्ह लगा हुआ है। ठीक, अल्प विराम चिन्ह लगा है। प्रश्नवाचक दो प्रकार के होते हैं। प्रश्नवाचक कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्नवाचक दो प्रकार के होते हैं। जैसे ऐसे वाक्य जिनके मध्य में प्रश्नसूचक संबंध का प्रयोग होते हैं एवं ऐसे वाक्य जिनके प्रारंभ में क्या लगाकर प्रश्न पूछा जाता है, उसको क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक दो प्रकार के होते हैं। जब किसी वाक्य में क्या लगाकर प्रश्न पूछा जाता है तो ऐसे वाक्य का उत्तर हाँ नहीं में दिया जाता है। क्या? हाँ नहीं में दिया जाता है, जिसका उत्तर प्रश्न हाँ लगाकर भेजते हैं। ठीक, उसके बाद में देखते हैं हाँ नहीं के पश्चात अल्प विराम का प्रयोग भी किया जाता है। किसका? अल्प विराम का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे नहीं मैं नहीं आया था। जैसे मैं नहीं आया था, हाँ मैं आया था। हाँ मैं आया था, नहीं मैं नहीं आया था। उसमें क्या है? अल्प विराम का चिन्ह नहीं है, अल्प विराम का चिन्ह है, क्योंकि देखिए नहीं मैं नहीं आया था तो यहाँ अल्प विराम लग गया। उसके बाद में हाँ मैं आया था तो इसमें अल्प विराम का प्रयोग हुआ। यहाँ पर वाक्यांश या अपवाक्यांश को अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा का पाठ्यक्रम बदल जाने से इस बार परीक्षा में कम विद्यार्थी सम्मिलित होंगे। तो पाठ्यक्रम बदल जाने से, तो यहाँ पे अल्प विराम लगा है। इस बार परीक्षा में कम विद्यार्थी सम्मिलित होंगे। फिर कभी कभी संबोधन कारक या संबोधन सूचक शब्द के बाद अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। यदि संबोधन सूचक शब्द संज्ञा होती है, जैसे रवि कल तुम कहाँ थे, तो इसमें अल्प विराम का चिन्ह लगा हुआ है। क्या? रवि तुम कल कहाँ थे। पत्र लेखक में पत्र के प्रारंभ में महोदय, प्रिया मित्रों, प्रियावर के बाद तथा पत्र के समापन में भाव दिए आप महोदय, भाव दिए आपका प्यार शिष्य, आपका प्यारा हो गया, आपका प्यारा शिष्य, आपका शुभेच्छु, आपका साधी इत्यादि शब्दों के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इससे हम प्रश्न पत्र लिखते हैं ना, कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें महोदय लिखते हैं, प्रिय मित्र लिखते हैं या प्रियवर, जिसके लिए जो लिखते हैं, मतलब एप्लीकेशन लिखते हैं, उसमें लिख के फिर ये अल्प विराम चिन्ह लगाते हैं। ठीक, उसी का ये बताया गया है। सामासिक पदों या योजक शब्दों के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक पदों या योजक पदों में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, फिर यहाँ अल्प विराम भाई और बहन, अल्प विराम झूठ और सच, अल्प विराम क्रिया विशेषण उपवाक्यों को जोड़ने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कोई क्रिया जोड़ते हैं, विशेषण जोड़ते हैं, उसमें अल्प विराम का प्रयोग लगाते जरूर हैं। जैसे राम धीरे धीरे, राम धीरे धीरे, कॉमा कॉमा नहीं, अल्प विराम लंका के करीब पहुँचे रहे हैं। क्या? राम धीरे धीरे, अल्प विराम लंका के पीछे पहुँच रहे हैं। ठीक, महात्मा बुद्ध ने मायावी जगह की डूब कर
तपस्या में लीन हो गए, तपस्या में लीन हो गए। ठीक, फिर किंतु परंतु लेकिन इसलिए, क्या है यहाँ पर, किंतु परंतु लेकिन बाद में उस तरफ से आइए, घूम के आइए, हाँ उधर से, किंतु परंतु लेकिन इसलिए जैसा कि वैसा ही उसका ही प्रयोग है, इत्यादि शब्दों के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप में बहुत खा लिया हूँ, इसलिए मुझे नींद आ रही है। आप में बहुत खा लिया हूँ, आज मैं बहुत खा लिया, जैसे आज मैं बहुत खा लिया हूँ, यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग लगा है, इसलिए मुझे नींद आ रही है। फिर देखिए ये अल्प विराम है, ये कॉमा है। ठीक, यदि वाक्य में तारीख, परी, महीना व वर्ष तीनों दिए हो तो तारीख व महीने के बाद एवं वर्ष से पहले अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। किसका? अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, तारीख या महीनों का। फिर उसके बाद में देखते हैं, जैसे 2 अक्टूबर 1859 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। गणितीय संख्याओं के बाद अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। किसका अल्प विराम का प्रयोग करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे अल्प विराम ये देखिए लगा। उपविराम, समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच फिर देखते हैं ये सब क्या लगा हुआ, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 में अल्प विराम लगा हुआ है। ठीक, क्या लगा हुआ है? अल्प विराम। फिर देखते हैं उपविराम देखते हैं। ठीक, यहाँ सारा हो गया, जहाँ जहाँ अल्प विराम लगा हमने बता दिया है कैसे कैसे किस किस शब्द में लगता है। ठीक, फिर उपविराम देखते हैं। उपविराम, समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच जब कोई संयोजक चिन्ह न हो, जैसे छोटा सवाल, बड़ा सवाल, परमाणु विस्फोट, मानव जाति का भविष्य। ठीक, उसको क्या कहते हैं? उपविराम चिन्ह। समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच जब कोई संयोजक चिन्ह न हो, जैसे छोटा सवाल, बड़ा सवाल, परमाणु विस्फोट, मानव जाति का भविष्य, उसको विराम चिन्ह कहते हैं। उद्धरण चिन्ह देखिए, उद्धरण चिन्ह किसको कहते हैं? ये देखिए उद्धरण चिन्ह के प्रतीक है। ठीक, उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। फिर इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग निम्न परिस्थितियों में होता है। किसी कवि या लेखक को उपनाम को लिखने में होता है। किसमें? कवि और लेखक के उपनाम को लिखने में होता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो सूर्यकांत त्रिपाठी में सिंगल लगा हुआ, निराला इनकी उपाधि है इसलिए डबल लगा हुआ है। ठीक, इसके बाद में सुमित्रा नंदन पंत, इसमें भी इकहरा लगा हुआ है और निराला में भी इकहरा लगा हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर, इसमें भी इकहरा लगा हुआ है। फिर देखिए इकहरा वाला हमने बता दिया, एक वाला। ठीक, फिर वाक्य में प्रयुक्त किसी विशेष शब्द अथवा किसी रचनाकार की संज्ञा को इकहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं। क्या? इकहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशी गलत है, उर्वशी ऐसे होना चाहिए, उर्वशी, वाह है उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशी काव्य लिखा। ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह में देखते हैं, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो। इस चिन्ह का प्रयोग संदेश प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। जैसे क्या, कहाँ, वह, निष्ठा, पनवान। क्या,
कहाँ व निष्ठापनवान। विस्मयादि सूचक संबोधन सूचक चिन्ह। देखते हैं विस्मयादि सूचक और संबोधक चिन्ह के बारे में। ये चिन्ह है इस चीज़ का। विस्मयादि आश्चर्य, हर्ष, घृणा इत्यादि का बोध कराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह, आप यहाँ कैसे पधारे। अरे, इसे भी बोल सकते, अरे यह क्या हुआ। वाह, आप यहाँ कैसे पधारे। हाय, बेचारा व्यर्थ में मारा गया। हाँ, ये कैसे हो गया। तो ऐसे बोल सकते हैं उसमें विस्मयादि सूचक लगाकर। तो उसमें विस्मयादि सूचक लगता है। योजक चिन्ह में देखते हैं इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। किसमें? निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। सामाजिक पदों या पुनरुक्ति और युग्म शब्दों के मध्यम किया जाता है। जैसे जय, पराजय, लाभ, हानि, दो राष्ट्रीय विभक्ति। तुलनावाचक सा सी से के पहले क्या? सा सी से के पहले किया जाता है। जैसे चांद सा चेहरा, फूल सी मुस्कान। चांद सा चेहरा, फूल सी मुस्कान। द्विरुक्त शब्द युग्म है। द्विरुक्त शब्द युग्म। जैसे कभी कभी खाते पीते क्या? कभी कभी खाते पीते। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में भेजा गया है। संवादों को लिखने के लिए रमेश, तुम कहाँ रहते हो। मोहन, मैं नेहरू नगर में रहता हूँ। मैं नेहरू नगर में रहता हूँ। कहना, लिखना, बोलना, बताना शब्दों में है। जैसे गांधी जी ने कहा, हिंसा मत करो, हिंसा मत करो। मोहन ने लिखा, सत्यम शिवम सुंदरम। मोहन ने लिखा, सत्यम शिवम सुंदरम। किसी प्रकार की सूची के पहले, जैसे सफल होने वाले छात्र के नाम निम्नलिखित हैं। राजीव, रमेश, मोहन, श्याम। राजीव, रमेश, मोहन, श्याम। जहाँ किसी भी विचार को विभक्त कर बीच में उदाहरण दिए जाते हैं, वहाँ दोनों और इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे श्याम बाजार से कुछ सामान, दाल, सब्जी खरीदने गया। योजक चिन्ह क्या? कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह इसमें लगेगा। अब पढ़ते कोष्टक चिन्ह कहाँ पर लगता है। कोष्टक के भीतर मुख्यतः उस सामग्री को रखते हैं जो मुख्य वाक्य का अंग होते हुए भी पृथक की जा सकती है। जैसे किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए, जैसे आपकी सामर्थ्य व्यक्ति में मैं जानता हूँ। नाटक में अभिनय आदि प्रकट करने हेतु, जैसे मेघनाद होगा, मेघनाथ पुष्ट आगे बढ़कर लक्ष्मण आदि सामर्थ्य हैं जो सामने आवो। विषय विभाग सूचक अंगों अथवा अक्षरों को प्रकट करने के लिए। जैसे संज्ञा के 3 भेद। संज्ञा के कितने भेद है? 3 भेद है। कौन कौन से? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो इसमें क्या कोष्टक में लिखा जाएगा। ठीक, उसके बाद में देखते हैं हंस पद विवरण त्रियोटक कागपाद चिन्ह। जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखते समय छूट जाता तो उसे छूटे हुए वाक्य के नीचे हंस पद का प्रयोग कर लेते हैं। छूटे हुए शब्द के ऊपर लिख दिया जाता। जैसे हमारा स्वतंत्रता हमारा जन्म अधिकार है। तो जिसे हम भूल गए स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, तो यहाँ जिसे हम भूल गए तो जन्म अधिकार ऊपर कर दिए और कोष्टक का यहाँ पर चिन्ह लगा दिए, हंस पद का चिन्ह लगा दिए ऐसे करके। ठीक, फिर रेखांकन चिन्ह का देखिए। वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द पाद वाक्य रेखांकित कर दिया गया है। जैसे देखते हैं गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। किसके द्वारा लिखित है? प्रेमचंद के द्वारा उपन्यास लिखा गया गोदान, जो कि सर्वश्रेष्ठ है। तो उसको हम रेखांकित कर देंगे। ठीक, जिसको गोदान को जो इम्पोर्टेंट है उसको हम रेखांकित नीचे से कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, तो वो रेखांकन चिन्ह माना जाएगा। लाघव संप्रेक्षण चिन्ह। संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृपा पृष्ठ उलटिए। तो ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये कोष्टक में कर सकते हैं। और जो जोधपुर विकास प्राधिकरण, ये भी कोष्टक में लिख सकते हैं। ठीक,
इसका शॉर्ट होता है, जैसे डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर के आगे ये लागू चिन्ह लगा देंगे ना, तो इसको शॉर्ट हो जाएगा। तो जैसे कृपा करके, कृपया पुष्ट उलटिए, पेज उलटिए, कृपया इधर जाइए, तो उसको क्या शॉर्ट में, जैसे विश्वविद्यालय, महाविश्वविद्यालय, महा लिख देते हैं, फिर लागू लगा देते, विद्यालय भी लिख देते, विद्यालय लिख देते, जैसे ये लिखा गया है भी। ठीक, समझने के लिए काफ़ी इतना। फिर लोप विराम वर्जन चिन्ह, जब वाक्य छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा, परीक्षा की घड़ी आ गई है, हम करेंगे या मरेंगे। ठीक, परीक्षा घड़ी की महात्मा गांधी ने कहा, परीक्षा की घड़ी आ गई, हम सोएंगे या जागेंगे हमारे ऊपर है, परीक्षा निकालना या नहीं निकालना, सो के निकालेंगे या जग के निकालेंगे। तो इसमें क्या होगा, लोप विराम चिन्ह होगा, लोप विराम चिन्ह। ठीक, फिर अपूर्ण विराम चिन्ह या उप विराम चिन्ह देखते हैं। समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच जब कोई संयोजक चिन्ह ना हो, जैसे छोटा सवाल, बड़ा सवाल। विवरण चिन्ह, किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने या उनका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पुरुषार्थ 4 है, कौन कौन से, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पुरुषार्थ 4 प्रकार के हैं, अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो उसमें विवरण चिन्ह लगा हुआ है, कौन सा चिन्ह, विवरण चिन्ह लगा हुआ है। तुल्यता या समानता सूचक चिन्ह, बराबर का, किसी शब्द के समान मूल्य या मान का बोध कराने हेतु इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भानु बराबर सूर्य, 1 रुपया बराबर 100 पैसे। ठीक, तो इसको बराबर चिन्ह करते हैं। बराबर चिन्ह को क्या कहते हैं, समानता सूचक या तुल्यता। फिर इतिश्री समाप्ति चिन्ह का देखते हैं। किसी अध्याय या ग्रंथ की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई अध्याय लिखते हैं तो जब लास्ट में आते हैं तो ऐसे ऐसे चिन्ह बना देते, तो किसी अध्याय के ग्रंथ में चिन्ह लगाया जाता है। विकल्प चिन्ह देखते हैं, कौन सा चिन्ह, विकल्प चिन्ह देखते हैं। फिर देखते हैं विकल्प चिन्ह, जब 2 में से किसी एक को चुनने का विकल्प हो, जब 2 में से किसी एक विकल्प को चुनने का विकल्प हो, जैसे शुद्धवर्तनी शब्द कवित्री कवित्री, शुद्धवर्तनी शब्द कवित्री कवित्री, दोनों शब्द समानार्थी हैं, जैसे जो सदा रहने वाला, शाश्वत, सनातन इत्यादि। ठीक, शाश्वत, सनातन इत्यादि होता है। पुनरुक्ति, जब ऊपर लिखी किसी बात को ज्यों का त्यों नीचे लिखना हो तो उसके नीचे पुनः वही शब्द न लिखकर इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे श्री राम, श्रीमान प्रसाद, श्रीमान राम प्रसाद चिन्ह, अजय कुमार चौधरी, राजेश कुमार। तो इसमें क्या है, पुनरुक्ति चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, बस आज तक इतना ही। कल फिर हम आगे चैप्टर पढ़ाएंगे कोई नया सा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। सभी को राधे राधे।